हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आ चुका हूं मैं एक और शानदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भाई क्या, कोवेलेंट कंपाउंड्स। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये प्यारा सा लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग का 5वां लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में आ चुका हूं मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स टॉपिक के साथ, और इस लेक्चर में अपन यही पढ़ने वाले हैं भाई। देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स, देखो अगर जेईई मेन और नीट वगैरह की बात की जाए ना, तो इस वाले टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है ना। वैसे तो इंपॉर्टेंट पूरी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही है, बट ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आओ पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक को पढ़ें और शानदार आगाज करें इस टॉपिक का। चलो, तो क्या नाम है भाई टॉपिक का हमारे, कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है भाई। कोवेलेंट कंपाउंड्स तो बचपन से तो पढ़ के आते ही हो तुम, क्या है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कि सर कोवेलेंट कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं ना, मतलब जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉन और क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। और जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोल देते हैं, बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ होता क्या है, देखो ये ए है और ये बी है ना। तो अगर ए और बी दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बन गया भाई सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा होता तो ए ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए अपने और बी ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो बन गया डबल बॉन्ड। और अगर ऐसा होता कि ए ने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तीन, 1 2 3, और बी ने भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो क्या बन गया भाई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तीनों ही क्या है अपने, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तीनों ही क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड से बोल दो, कोवेलेंट बॉन्ड से बोल दो, है ना। ठीक है, तो ये है सिंगल बॉन्ड, ये क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, डबल बॉन्ड। और ये क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ना, वो तीन तरह के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। डबल बॉन्ड में क्या होगा भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है ना। ठीक है, तो हम लिख भी देंगे इस बात को, है ना। इस बात को हम लिखेंगे अभी आगे चल के। तो ये तो देखो था भाई इंट्रोडक्शन है ना कोवेलेंट बॉन्ड का, और आई थिंक आपको ये बातें आती भी होंगी। अब चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। डेफिनेशन लिखते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड by sharing of electron, by sharing of electrons between combining atoms, between combining atoms, combining atoms के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बन जाता है आपका प्यारा सा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, तो अभी अभी हमने देखा था एक एक या दो दो या तीन तीन। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो आपके कोवलेंट बॉन्ड है ना, तीन प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, सिंगल में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर। डबल में क्या होगा भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और ट्रिपल में क्या होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। क्या होगी मेरे भाई, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, शेयरिंग होगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तीनों कैसे बॉन्ड होते हैं भाई, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, आ जाओ, ये तो देख लिया। अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब सुनो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो कोवेलेंट बॉन्ड की मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। जनरली बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल हो और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि दोनों नॉन मेटल ही होते हैं, और जो दो नॉन मेटल होते हैं ना, दोनों अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं।
नॉन मेटल तो तुमको पता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, बड़े कंजूस होते हैं इलेक्ट्रॉन के। एक नॉन मेटल बोलेगा अबे तू दे, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को बोलेगा अबे तू दे दे अपने इलेक्ट्रॉन, है ना, तू दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, बॉन्ड बना लेते हैं। दूसरा बोलेगा मैं पागल हूँ क्या, मैं मूर्ख बैठा हूँ क्या जो मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दूं बॉन्ड बनाने के लिए, मैं क्यों दूं अपने इलेक्ट्रॉन, तू दे दे। तो फिर ये बोलेगा नहीं नहीं मैं भी क्यों दूं अपने इलेक्ट्रॉन, तू दे दे। फिर वो बोलेगा नहीं तू दे दे, तू दे दे। तो बोलेगा चल एक काम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तू दे, और बॉन्ड बना लेते हैं। तो दोनों बड़े कंजूस हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और कंजूस कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो भाई जो देखो जनरली किसके बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में जनरली बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही बनेगा। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है। समझ में आ रही है आपको बात, जैसे देख लो AlCl3, AlCl3 हो गया है ना, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, BeCl2। तो इन सब के बीच में देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कैसी बॉन्डिंग होती है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। देखो ये एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल, बी क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। आ रही है आपको बात समझ में। तो देखो मेटल और नॉन मेटल होने के बावजूद भी दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, कैसी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉन मेटल के बीच में ही बने, कभी कभी मेटल नॉन मेटल के बीच में भी बन जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट हम डिफाइन ऐसे ही करते हैं कि जनरली क्या होता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, हम इस चीज को लिखेंगे भी, है ना, हम इस चीज को लिखेंगे भी कि जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में जनरली बन जाता है। और याद रखना जनरली लिखा है, ऑलवेज नहीं। समझ में आया, एग्जांपल दिया ना अभी मैंने, जनरली क्यों लिखा है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, है ना, ये तो हमने लिख दिया। अब बताओ भाई, एक नॉन मेटल है, दूसरा भी नॉन मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन का कंजूस, ये भी इलेक्ट्रॉन का कंजूस, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहे ना और ये भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन देना कौन नहीं चाहता है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है या जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी निकालनी पड़ती है ना, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बहुत कंजूस हूँ, तो अगर मेरे से कोई कितनी भी एनर्जी लगा दे, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, नहीं दूंगा। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन छीनना है मेरे से, तो बहुत ज्यादा एनर्जी इसको लगानी पड़ेगी, तब जाकर के मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का कंजूस हूँ तो। अच्छा अगर मैं इलेक्ट्रॉन का दानी हूं तो क्या करूंगा, कोई थोड़ी सी भी एनर्जी लगाएगा, मैं बोल दूंगा भाई ले जा ले जा ले जा इलेक्ट्रॉन ले जा तू, है ना। तो अगर कोई कंजूस है इलेक्ट्रॉन का, तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी उसको उसके ऊपर लगानी पड़ेगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना। और जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसी को बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होता है ना, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, आपने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल में इस चीज को, है ना। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा भी होगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, हाई होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन का कंजूस होता है, तो मुश्किल तो होगा ही इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है ना। ठीक है, तो भाई देखो जो नॉन मेटल है ना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, जो आई का मतलब क्या हो, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है ना, तो इसमें से और मतलब जो नॉन मेटल होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब मुश्किल हो जाता है तो दोनों क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। बोल कोई भी ना अपने पूरे इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, शेयरिंग में चलते हैं ये हमेशा किस में चलते हैं, शेयरिंग में चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में, ठीक है भाई। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ओके, तो आ जाओ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल्स है ना, कुछ एग्जांपल्स, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, है ना, ये सारे एग्जांपल्स हो गए कुछ। H2 में देखो भाई क्या होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं, है ना, दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और सिंगल बॉन्ड बना लेता है। देखो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बन गया। O2 में क्या होता है, ये ऑक्सीजन दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक दो, एक दो, इसने दो किए, इसने भी दो किए, एक दो, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है।
F2 में क्या होता है भाई, देखो दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। N2 में दोनों नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है। बट वैसे आपको पता है, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो O2 का स्ट्रक्चर है ना, O2 का स्ट्रक्चर आगे चल के हम पढ़ेंगे ना कि यार ये थोड़ा पंगा है इस स्ट्रक्चर में। जब MOT एक थ्योरी आई थी है ना, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक थी, तो उसके हिसाब से बोला गया ना कि जो ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर का। बट अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को लेकर के चले ना, तो जो ऑक्सीजन होता है, जो O2 होता है, उसका नेचर पैरामैग्नेटिक नहीं आएगा, है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जो ऑक्सीजन होता है O2 वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। पैरामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भाई देखो इस वाले स्ट्रक्चर से चलेंगे ना तो पैरामैग्नेटिक होगा नहीं। बाद में हम चल के चलेंगे, देखेंगे एमओ थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में, है ना। बट फिलहाल अभी तो क्या अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, तो भाई देख लो, ऐसे ही देख लो, है ना। अभी के लिए तो ठीक है ये, बट आगे चल के हम पढ़ेंगे और डिटेल में इसके बारे में, ठीक है ना। ठीक है, अभी के लिए ठीक है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ दो दो, यहाँ एक, फिर यहाँ तीन। देख लो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कोवेलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है ना। अब चलो हम पढ़ते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे तुम दोस्ती करते हो किसी से, तुम्हारी कुछ शर्तें होती हैं ना, यार वो अच्छा होना चाहिए, यार वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही इन कंपाउंड्स के पास भी कुछ शर्तें होती हैं, इन कंपाउंड्स के बनने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं। आ जाओ। सुबह हो गई मामू, मामू, सुबह हो गई भाई, जाग जाओ, है ना। नींद आ रही है, बोर्ड पे देखो। मुझे पता है तुम बैक बेंचर हो ना, नहीं हो? वैसे बैक बेंचर भी टॉपर होते हैं, मुझे ये बात भी पता है ना। हमारे क्लास में एक लड़का था यार, वो बैक बेंचर था, है ना। वो हमेशा पिछली बेंच पे बैठता था और जब भी एग्जाम होता था ना एकदम टॉप मार देता था। तो सब उसे पूछते थे भाई पीछे बैठ के कैसे टॉप मारने का क्या तरीका है। वो बोलता था कुछ नहीं यार, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, है ना। ऐसे ही होते हैं बैक बेंचर, कम नहीं आंकना चाहिए बैक बेंचर्स को, टॉपर निकलते हैं। ठीक है हम इधर आते हैं, इधर आ जाओ। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम देख रहे थे फेवरेबल कंडीशंस, हम देख रहे थे फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द formation of, for the formation of covalent compounds, for the formation of covalent compounds। हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के क्या देख रहे थे बच्चों, कंडीशन देख रहे थे। तो पहला कंडीशन तो ये है कि नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा भाई, है ना। फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड, ये चीज आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो। सेकंड, अब अगर दोनों नॉन मेटल हैं तो दोनों की आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, आयनेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होनी चाहिए? मान लो अगर दो एलिमेंट है मेरे पास, एक ए है एक बी है, और दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, अगर इसकी आयनेशन एनर्जी कम हुई, अगर इसकी कम हुई, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अगर कम हुई, तो भाई ये तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और बहुत आसानी से अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो आयन में बदल जाएगा ना। मान लो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये आयन में बदल जाएगा। और अगर आयन में बदल जाएगा तो ये तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। बट हम चाह रहे हैं कि ये आयन में नहीं बदले, तो आयन में अगर नहीं बदले तो इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहिए। और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहिए तो आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ए का भी हाई होना चाहिए, बी का भी हाई होना चाहिए। और जब दोनों की आयनेशन एनर्जी हाई रहेगी तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। और जब देना नहीं चाहेगा तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी पड़ेगी। तो आ जाओ, सेकंड कंडीशन क्या हो गया बच्चा लोग, क्या हो गया बताओ। सेकंड कंडीशन, यस, क्या है, बोथ कंबाइनिंग एटम्स, both combining atoms should have high, should have high ionization energy, ionization
एनर्जी आईई, आयनाइजेशन एनर्जी आईई, ठीक है ना, ठीक है। तो दोनों का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होना चाहिए बच्चों, हाई होना चाहिए। थर्ड हम ये भी बोल सकते हैं, अगर बोलना है तो बोल ही दो, है ना, कि बोथ शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दोनों ही लालची होने चाहिए इलेक्ट्रॉन के, ये भी लालची होना चाहिए, ये भी लालची होना चाहिए, तभी तो दोनों में से कोई भी देना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, नहीं ये देना चाहेगा नहीं ये देना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के लालची, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नहीं ये देना चाहेगा नहीं ये देना चाहेगा, और जब दोनों में से कोई भी देना नहीं चाहेगा तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा बताओ, शेयरिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोथ शुड हैव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, ईएन का मतलब क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये तो फेवरेबल कंडीशंस हो गए, ठीक है ना, किसके, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बनने के, ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बनने के क्या हो गए बच्चों, फेवरेबल कंडीशंस। अब आ जाते हैं अपन लोग आगे, तब तक लिखेंगे आप, लिख लिया, बोलो, ठीक है, रब करें, रब करते हैं, आ जाओ। ओके 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 भाई, आ जाओ पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे 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 आ जाओ, सोना नहीं है, इधर आ जाओ, पढ़ो, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे देखो, ठीक है, देख रहे हो, इधर, ठीक है, क्या यार कितना बोलना पड़ता है तुमको, तब तुम इधर देखते हो, है ना, बट क्या करें, करना पड़ता है ना, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो फेवरेबल कंडीशंस देख ली भाई हमने, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बनने की, ठीक है, देख ली। तो अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के जनरल प्रॉपर्टीज, ऐसी कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो केमिकल, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स शो करते हैं, ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं, जैसे टॉपिक डालेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, देखो मैं टॉपिक में ही देखो एक खास बात लिखी हुई है जनरल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, ठीक है ना, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, फर्स्ट कोवेलेंट bonds are, covalent bonds are directional in nature, directional in nature, सर ये क्या बोल दिया, याद है हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या बोला था, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना बच्चों, नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, मतलब आयनिक के लिए हमने क्या बोला था कि मान लो अगर एक प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज कहीं से भी आए, तो माइनस चार्ज इसको कहीं से भी अट्रैक्शन दे सकता है, ये माइनस इधर से भी अट्रैक्शन लगा सकता है, इधर से भी अट्रैक्शन लगा सकता है, इधर से भी और इधर से भी, तो कहीं से भी अट्रैक्शन लग सकता है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, तो बॉन्ड भी कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड कहीं से भी बन सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है आयनिक बॉन्ड, तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे, आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल बोल रहे थे, लेकिन तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चों आपका, वो डायरेक्शनल होता है, क्यों होता है डायरेक्शनल, आओ जानते हैं क्यों, वैसे हम पढ़ेंगे इस चीज को आगे, ठीक है ना, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो ओवरलैपिंग से बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना आपके, पी सबशेल के जैसे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं, जैसे एक एटम ए आया इधर से, एक एटम बी आया इधर से, तो ए ने अपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल को रखा, बी ने भी अपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल को रखा, और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, और जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनती है वो क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनका कोई डायरेक्शन होता है, उनकी डायरेक्शन फिक्स होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बन क्यों रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन, ठीक है ना, इसलिए बोल देते हैं हम कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, क्यों, बिकॉज, हाँ, बिकॉज covalent bonds are formed, because covalent bonds are
formed because covalent bonds are formed by overlapping of atomic orbitals which has a direction है ना। तो बच्चों जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं, है ना। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके क्या होते हैं बच्चों, कुछ डायरेक्शन होते हैं ना, इसलिए हम बोल देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की एक डायरेक्शन होती है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, वैसे हम इस बात को पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, है ना। इस बात को अपन पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, जब वीवीटी वगैरह पढ़ेंगे ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये सारी चीजें। बट फिलहाल अभी आप तो इतना याद रखें। ओके, सेकंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉफ्ट। जनरली लिख रहा हूं मैं, याद देखो, फिर से देखो भाई, जनरली जरूरी नहीं है हमेशा, जनरली सॉफ्ट। क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं? सोचो सोचो, 10th क्लास से पढ़ के आते हो, सोचो कौन सा ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि बहुत हार्ड होता है? सर, डायमंड। जनरली क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स, बताओ। जनरली क्या होता है? सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं जो कि हार्ड हो, लाइक डायमंड, सिलिका, SiO2 बहुत हार्ड होता है भाई, खतरनाक, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि हार्ड भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट। ठीक है, क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं इसके, बताओ एक्सेप्शंस। डायमंड, एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, डायमंड इज द एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट थर्ड, जनरली। देखो यहाँ पे ना जनरली वर्ड बहुत आने वाला है, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, तो जनरली लिख देते हैं अपन। जनरली कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर, जनरली वीकर होते हैं, ठीक है ना, देन आयनिक बॉन्ड। जनरली जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है आयनिक बॉन्ड्स। बट कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं मेरे भाई। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं का कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा खतरनाक हो जाए आयनिक बॉन्ड से भी, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, आयनिक बॉन्ड लल्लू बन जाए उसके सामने। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक है ना। जैसे एक्सेप्शन लिख ही लो, एक्सेप्शन अगेन डायमंड हो जाएगा, डायमंड, एक्सेप्शन डायमंड। डायमंड जो डायमंड में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, डायमंड में जो बॉन्ड्स होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उनकी। समझ में आ रही है आपको? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। तो मतलब देखो यार, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बॉन्ड्स ही ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोवेलेंट जो बॉन्ड्स है ना वो मजबूत नहीं हो सकते, वो भी मजबूत हो सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आपने कंपाउंड कैसा लिया है। अगर आपने सरियल सा कंपाउंड लिया है उसमें बॉन्ड भी बेकार ही होंगे। बट अगर आपने बहुत अच्छा कंपाउंड लिया है ना, बहुत अच्छा, जैसे मान लो नाइट्रोजन, है ना, जैसे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन भाई बहुत खतरनाक बॉन्ड होता है नाइट्रोजन का, N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, जान निकल जाती है इस बॉन्ड को तोड़ने में। समझ में आ रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है दो नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। जरूरी नहीं है, ऐसा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है हमेशा कमजोर ही हो, मजबूत भी हो सकते हैं, ठीक है। बट बोल देते हैं हम आम भाषा में, ऐसे आमतौर पर बोल देते हैं ऐसा, ठीक है ना, ये वाली बात, ठीक है ना। नाइट्रोजन, हैज मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, तभी तो नाइट्रोजन को एक इनर्ट गैस की तरह भी मतलब बोला जाता है कि रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना ये इतना स्ट्रांग होता है, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है देखो। और ये नाइट्रोजन रिएक्ट कब करेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं तो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। यही कारण होता है कि हम बोल देते हैं कि नाइट्रोजन जो रूम टेम्परेचर की जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी से, जो कि सही बात भी है, ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट, नेक्स्ट covalent compounds, covalent compounds has lower, lower बोल दो, लो बोल दो, लो melting and boiling point, low melting and boiling point, low melting and boiling point except some covalent network solids, some covalent network solids। सर ये क्या होता है, तो सुनो, अभी अभी तुमने देखा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो बॉन्ड होते हैं ना वीक होते हैं, मैंने अभी बताया था तुमको। तो अगर बॉन्ड्स वीक होते हैं, ठीक है, तो उनको तोड़ना थोड़ा आसान होगा, है ना। किसी किसी जगह पे बॉन्ड्स को तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है अगर उसको मेल्ट करना है तो। मैं समझाता हूँ अभी इस चीज को, है ना, समझाता हूँ। देखो मैंने बोला कि भाई जो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, बहुत क्या हो, हाई हो। जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। जैसे एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अच्छा, वो कैसे कोवेलेंट कंपाउंड होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बच्चों बताओ। वैसे कोवेलेंट कंपाउंड को क्या कहेंगे, वैसे कोवेलेंट कंपाउंड को कहते हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में क्या होता है ना, जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल नेटवर्क बना लेते हैं, एक एटम से एक जुड़ा हुआ, फिर जुड़ा हुआ, फिर जुड़ा हुआ, फिर बहुत खतरनाक नेटवर्क बन जाता है एटम्स का, है ना, बहुत भयानक, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके का नेटवर्क बन जाता है एटम्स के बीच में, है ना। तो उनको बोलते हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। और जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत खतरनाक, बहुत हाई होते हैं, है ना। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जांपल है डायमंड। बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों, डायमंड। सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, ये भी एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है ना, एक्सेट्रा। हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों सर, क्यों, रीजन भी तो बता दो क्यों। तो सुनो बताता हूँ, इस चीज को पहले लिखो फिर मैं बताता हूँ। लिख दिया, ओके। देखो जो नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चे, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, नॉर्मल जो होते हैं H2 हो गया, तो उनको अगर मेल्ट करना या बॉयल करना है ना, उनके बीच के बॉन्ड्स को नहीं तोड़ना पड़ता है, सिर्फ उनके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना पड़ता है। देखो कैसे, जैसे मान लो अगर मैं H2 की बात करूं, H2 की बात करूं, तो H2 में देखो ऐसा होगा ना, मान लो एक मॉलिक्यूल H2 का यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और चारों बिल्कुल पास पास में है। इन सब के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही लल्लू किस्म का अट्रैक्शन होता है, जिसको तुम, अच्छा अब ये मत बोल देना कि सर ये बीच में बॉन्ड है, अट्रैक्शन है। तो जो लल्लू किस्म के अट्रैक्शन होते हैं उनको बॉन्ड नहीं बोलते हैं हम। तो बहुत ही लल्लू किस्म का अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ही कमजोर टाइप का अट्रैक्शन है, बस है अट्रैक्शन है, सिर्फ सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो देखो मान लो यहाँ भी H2 मॉलिक्यूल है, इसमें भी H2 है, H2 है, और अगर मेरे को H2 को मेल्ट करना है, H2 को क्या करना है, मेल्ट करना है, तो मैं, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं इन चारों को क्या करूंगा, अलग अलग भेज दूंगा, है ना। इनको इधर भेज दूंगा, इनको इधर भेज दूंगा, ले ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो चारों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, चारों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और जैसे अलग अलग हो गए तो H2 मेल्ट हो जाएगा। तो बताओ इस दरमियान में मैंने क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा क्या, मतलब मैंने ऐसा किया क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं, नहीं किया ना। मैंने क्या किया, ये जो H2 था ना, सारे सारे H2 के मॉलिक्यूल्स को बस दूर दूर कर दिया, थोड़ा सा हीट दिया मैंने, और थोड़ा सा हीट देने से क्या हुआ, ये जो लल्लू सा अट्रैक्शन था ना, ये टूट गया,
जो लल्लू सा अट्रैक्शन था इनके बीच में, H2 और H2 के बीच में जो लल्लू सा अट्रैक्शन था वो टूट गया। तो ये सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन मैंने ये थोड़ी किया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दूं, ये नहीं किया मैंने, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। थोड़ा सा हीट दिया तो ये जो बीच में जो अट्रैक्शन था ना लल्लू टाइप का, ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, ये जो है टूट गया। ये थोड़ा सा अट्रैक्शन, जो छोटा सा अट्रैक्शन था, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा हीट देने से ये खत्म हो गया। ये सारे अलग अलग, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, है ना। और H2 क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही ये मेल्ट हो गया। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं नेट डायमंड की बात करूं, किसकी बात करूं, डायमंड, डायमंड में ऐसा नहीं है मेरे भाई। डायमंड में ना मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जैसे यहाँ तो मॉलिक्यूल नाम की चीज थी, H2 क्या एक मॉलिक्यूल है, H2 क्या एक मॉलिक्यूल है। डायमंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। डायमंड में क्या होता है ना, हर एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, कुछ ऐसा ऐसा है ना, मतलब खतरनाक टाइप का एक, बहुत ही खतरनाक टाइप का एक नेटवर्क बना होता है। हर एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है। तो अगर तुम्हें डायमंड को पिघलाना है ना, तुम्हें सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, फिर ये आगे बनाएगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। मान लो अगर ये आगे ऐसे बना रहा है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। अगर डायमंड को तुमको मेल्ट करना है ना, तो सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा भाई। और सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा जाएगी तुम्हारी, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। और ज्यादा हीट देना पड़ेगा तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, अगर ज्यादा हीट देना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड्स को आपको तोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ थोड़ा सा हीट, यहाँ पे थोड़ा सा आपने हीट दिया और ये सारे मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए। और दूर 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 हो गए तो क्या हो गया बताओ, मेल्ट हो गया। H2 क्या हो गया, मेल्ट हो गया, है ना। जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो क्या होता है बताओ, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे वो दूर दूर जाएंगे तो वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में बदलने लगते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर, बिल्कुल पास पास होते हैं। थोड़ा सा हीट दिया, मॉलिक्यूल दूर होना शुरू हुआ, दूर होना शुरू हुआ, दूर होना शुरू हुआ। और ज्यादा दूर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस। बोलो आया ना, नहीं आया समझ में, फिर से देखो। सॉलिड, सॉलिड में क्या होते हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। थोड़ा सा हीट दो, दूर गए, दूर गए, दूर गए, लिक्विड बन गए, मेल्ट हो गया। फिर थोड़ा सा हीट दो, दूर गए, दूर गए, दूर गए, दूर गए, गैस बन गया। समझ में आई बात। तो यहाँ वही हो रहा है, हम बस मॉलिक्यूल को दूर कर रहे हैं, ठीक है ना, दूर कर रहे हैं तो ये मेल्ट हो जा रहे हैं। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं है। डायमंड में अगर मेल्ट करना तो सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, इंडिविजुअल बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो टेम्परेचर लगता है, जो हीट एनर्जी लगती है वो ज्यादा लगेगी आपको, हीट एनर्जी ज्यादा। और ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा डायमंड का, ठीक है ना। तो यही कारण होता है कि डायमंड वगैरह की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, एक्सेप्शनली हाई होती है। कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन फिर भी डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है, कोवेलेंट होने के बावजूद। क्यों, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, इसको थोड़ी बहुत इज्जत दे देता है। इसके स्ट्रक्चर के कारण इसका इज्जत बहुत है भाई, इसके स्ट्रक्चर के कारण इसका इज्जत बहुत है, ठीक है। सिमिलरली O2 में भी ऐसे ही होता है। जो मान लो O2 के मॉलिक्यूल को तुमको मेल्ट करना है, तो जो O2 के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास में है, थोड़ा सा तुम टेम्परेचर दोगे ना, तो ये दूर चला जाएगा, ये दूर चला जाएगा, ये भी दूर चला गया, ये भी दूर चला गया, और ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, बिल्कुल दूर दूर चला गया सब। दूर दूर चला गया तो क्या हो जाएगा बताओ, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा ना कि तुम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके बीच जो वेन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, थोड़ा सा तुम टेम्परेचर दोगे तो ये टूट जाएगा। ये बीच का जो वेन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाएगा, और ये टूटेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर, और दूर दूर जाएंगे तो मेल्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ी क्या, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी, ठीक है ना। यही कारण होता है जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, जैसे जैसे डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बेंडम हो गया, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड हो गया ना, जिसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, है ना, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ये सारे क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आइए आपको ये बात समझ में, ऐसा हम क्यों बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो भी नंबर है, आई थिंक 5 होगा या 4 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी है आप लिख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। तो अगला पॉइंट क्या था बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट था
कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन देखना यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाएगा, और आपको पता है एक्सेप्शन क्या है। कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसका एक्सेप्शन क्या है बताओ? एक्सेप्शन ग्रेफाइट। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है ना, ग्रेफाइट जो होता है बच्चों वो लेयर्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो एग्जिस्ट करता है लेयर के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो लेयर के ऊपर जो लेयर होता है ना वो स्लिप मारता है ऐसे, लेयर के ऊपर जो लेयर होता है वो स्लिप कर सकते हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे स्लिप कर सकते हैं। तो जो दो लेयर्स के बीच में ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इनके देखो ये एक ग्रेफाइट का एक लेयर हो गया आपका, सिमिलरली एक दूसरा लेयर भी ऐसा होता है ना। तो ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर जो है स्लिप मार सकते हैं, ठीक है ना, स्लिप मारते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं जो कि फ्री होते हैं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। समझ में आई आपको बात? ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर्स के बीच में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्ट हो जाती है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, कोवलेंट कंपाउंड्स कैन शो आइसोमेरिज्म। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, वो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके पास एक फिक्स डायरेक्शन आ गया ना। बताओ, आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा था, नॉन डायरेक्शनल था, नॉन डायरेक्शनल था तो कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं थी उसके पास, तो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता था। बट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, अभी भी हमने पढ़ा था। तो डायरेक्शन होने की वजह से क्या है, ज्योमेट्री आ गई ना उसके पास, एक फिक्स ज्योमेट्री होगी, और इस वजह से वो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है इट कैन शो आइसोमेरिज्म, बट जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। एक तो ये बात हो गई। अगला नेक्स्ट, और नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुड आई रब दिस? ओके। अब देखो भाई, अगला देख लो, अगला नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्यूबल, या वेल, ऐसे बोल दो, सॉल्यूबल बोल दो, आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कौन कौन से होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बताओ? जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है बच्चों। बेंजीन आप पढ़ते हो ना, C6H6, वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। बेंजीन हो गया आपका, ईथर हो गया, CCl4 हो गया, CH2 हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वगैरह में क्या होता है ना, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। क्यों? इन इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सुना है ना केमिस्ट्री में कहावत, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इनके ऊपर कोई खास चार्ज होता नहीं है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कोई खास चार्ज नहीं, थोड़ा बहुत चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लो H2O की बात करूं, H2O ये तो सॉल्वेंट हो गया। जैसे मान लो मैं बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं बताओ? मान लो जैसे एक सॉल्वेंट में ले लेता हूं बेंजीन, एक सॉल्वेंट मैंने ले लिया बेंजीन, है ना। एक सॉल्वेंट क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। एक मैंने कंपाउंड ले लिया, मान लो CH4 ले लिया, मीथेन, CH4। तो CH4 में बताओ कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे मैं NaCl ले रहा था तो NaCl में चार्ज था, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था तो इसलिए किसमें बेटर सॉल्युबल था बताओ? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में भी क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज वाला चार्ज वाले के साथ मिल गया। सिमिलरली जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ना बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उनमें वैसे कंपाउंड अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं
जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ज्यादा चार्ज नहीं है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके ऊपर कोई खास चार्ज नहीं होता है। तो ये बहुत आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है भाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स के विच यू शुड रिमेंबर, है ना। तो भाई देखो, आज का वीडियो लेक्चर तो यहीं समाप्त करते हैं, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।